जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। तो हमने कहा था कि अगला क्वेश्चन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित प्रकाश तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर को बतलाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट तथा क्रियाविधि का सिद्धांत सहित वर्णन करें तथा इसके उपयोगों को लिखें। बच्चों, आधुनिक जगत में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और परीक्षा में इससे क्वेश्चन आती ही आती है। कभी ऑब्जेक्टिव कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है इससे। तो ऑब्जेक्टिव में तो यही आता है कि प्रकाश तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर इसकी बनावट और क्रियाविधि यदि जोड़ देता है उसमें, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा है बच्चों बोर्ड में इस प्रकार से। अभी इसको समझते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर है क्या। फाइबर मतलब रेशा, बाल के समान काफ़ी पतला रेशा होता है। ये काफ़ी लचीला क्वार्ट्ज कांच या सिलिका कांच का बना होता है जिसका काफ़ी उच्च अपवर्तनांक होता है बच्चों। उस अपवर्तनांक को हम लोग देखेंगे आगे। और इसका इस्तेमाल तब है कि कहाँ पर होता है, इसका उपयोग कितना है, क्या क्या उपयोग है, और इतना पतला बाल के समान होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण कैसे है, ये इसमें समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों, ऐसा है कि ये चूँकि कांच का बना हुआ है तो इससे प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। अर्थात प्रकाश संकेतों को लेजर डायोड की मदद से, बच्चों लेजर डायोड एक डायोड है, आपने देखा होगा चाइनीज वगैरह खिलौना पहले आता था, उसमें लाल रंग की किरण निकलती थी काफ़ी पतली। और लेजर किरण की खासियत है कि काफ़ी दूरी तक वो किरणें जो है एकदम सीधी सरल रेखा में चलती है, वो वायु में बिखरती नहीं है ना, और उसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी अधिक होती है। तो लाल रंग का ये किरण लेजर है और जो डायोड जो उत्पन्न करता है लाल रंग की किरण को, उसको लेजर डायोड कहा जाता है। तो लेजर डायोड की मदद से ये जो बाल के समान पतला फाइबर है, रेशा है कांच का, उसी में प्रकाश किरण को, प्रकाश संकेत को प्रवेश करा दिया जाता है और प्रकाश जो है वो फाइबर के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया द्वारा वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से चली जाती है, वो भी प्रकाश के वेग से जाती है। तो बच्चों, इसका उपयोग जो है वो टेलीफोन संचार व्यवस्था में किया जाता है। आपने पहले जो टेलीफोन होगा बचपन में आपको याद होगा कि जैसे ही फ़ोन लगाते थे वैसे ही शाम में ज़्यादातर वो उधर से फ़ोन से आवाज़ आने लगती थी, ऑल लाइन्स आर बिजी, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। तो ऐसा आ जाता था। कारण क्या था कि टेलीफोन में कम्युनिकेशन के लिए चैनल बने होते हैं, अर्थात जितना ज़्यादा चैनल होगा उतना ही सब्सक्राइबर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेवा प्रदान किया जा सकता है, अर्थात बातचीत कराई जा सकती है। लेकिन होता क्या था कि टावर पर जो वो आप देखा होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर, वो करीब करीब 500 जो है वो चैनल वाला होता था, जो कि 500 चैनल यदि बिजी हो गया तो 501वां जो व्यक्ति है वो बात नहीं कर पाता था।
तो उसके लिए कभी कभी टावर पर एक से ज़्यादा ट्रांसमीटर रिसीवर लगाया जाता था, लेकिन फिर भी जो है ये स्थिति ख़त्म नहीं होती थी। तो बाद में ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो है आविष्कार हुआ और ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा बाल के समान पतले रेशे से, एक रेशे से, ऐसे तो एक केबल में बहुत सारे रेशे आजकल होते हैं, लेकिन एक रेशे से जो करीब 2500 फ़ोन, मतलब करीब 2500 फ़ोन जो है करीब करीब एक साथ जो है वो उसकी सेवा प्रदान की जा सकती है, अर्थात 2500 कंज्यूमर को सेवा दिया जा सकता है इस लाइन पर। एक साथ 2500 व्यक्ति बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले पर तो 500 होता था। तो और एक केबल में बहुत सारे रेशे होते हैं, प्रत्येक रेशे को जोड़िए तो लाखों लाख फ़ोन जो है एक साथ जो है वो काम कर सकते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर। तो इसीलिए इसकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा है बच्चों। इसके अलावा जो है इसमें खासियत क्या है, तो हवा से हवा में जो कम्युनिकेशन होती थी, जैसे मोबाइल टावर से दूसरे मोबाइल टावर में, तो इसमें रेडियो तरंगों का या फिर माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता था, जो हवा के धूल कणों से इसकी इंटेंसिटी, इसकी ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती थी और उतनी अच्छा आवाज़ जो है नहीं मिल पाता था कंज्यूमर को। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल की खासियत है कि 1 किलोमीटर प्रकाश संकेत यदि चला जाता है यदि ऑप्टिकल फाइबर से, तो मात्र 5% ऊर्जा का ही क्षति होता है, 95% ऊर्जा चली जाती है, जिसे आगे जा कर के वो फिर एम्पलीफायर के द्वारा उस ऊर्जा को फिर प्रवर्धित कर लिया जाता है और पुनः आगे प्रकाश संकेतों को भेज दिया जाता है। तो बच्चों, जो सूचना का प्रसारण है ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, वो इसमें प्रकाश संकेतों की मदद से की जाती है। प्रकाश संकेत मतलब विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलने के लिए हमने कहा कि लेजर डायोड का उपयोग किया जाता है और दूसरे सिरे पर फिर प्रकाश संकेत को विद्युत संकेत में बदल लिया जाता है। इसके लिए जो है सेंसर वगैरह का या फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है इसकी ऑप्टिकल फाइबर की खासियत। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर जो है आजकल चिकित्सा जगत में भी उपयोग में लाई जाती है, मतलब मेडिकल साइंस में इंडोस्कोपी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पेट के अंदर या ग्रास नली जो है, मतलब खाने वाली नली में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, घाव है, तो उसका चित्र लेने के लिए उसके मुंह के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर केबल को प्रवेश कराया जाता है, मतलब लाइट दिया जाता है। मतलब उसके लिए क्यों लाइट की आवश्यकता होती है, तो अंदर का चित्र लेने के लिए माइक्रो कैमरा मुंह के मदद से मुंह की ओर से डाली जाती है पेट में। तो कैमरा तो अंधेरे में तो फोटो नहीं न लेगा, तो उसके लिए तो रोशनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो प्रकाश चाहिए। तब वो प्रकाश जाएगी कैसे, मुंह तो सीधा है नहीं कि टॉर्च जला देने पर अंदर तक दिखाई देगा। इसलिए ऑप्टिकल रेशे को मुंह के अंदर कैमरा के साथ भेजी जाती है और ऐसा करने से वो अंदर तक प्रकाश चली जाती है और चित्र जो है वो आसानी से माइक्रो कैमरा जो है वो ले लेता है। माइक्रो कैमरा कंप्यूटर से जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार कंप्यूटर में अंदर की चीज़ों को आसानी से क्या विकार है उसको देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है अभी हार्ट सर्जरी में भी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल, ड्रिल का इस्तेमाल और कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। पहले हार्ट सर्जरी जब होती थी तो लोग डर जाते थे कि ओपन हार्ट सर्जरी होगी, अब जो है हृदय को फाड़ेगा, उस जो धक धक करता है उसका ऑपरेशन होगा, तो रोगी बहुत डर जाते थे। अब ऐसा है कि जांघ में एक मोटे नस में चीरा लगाने के बाद जो है उसमें ड्रिल, माइक्रो ड्रिल होती है, ऑप्टिकल फाइबर होता है
और उसके साथ साथ कैमरा होता है। ये तीनों को प्रवेश कराया जाता है। ये काफ़ी बारीक चीज़ें होती है जो नसों में होता हुआ चला जाता है, और जहाँ पर ब्लॉकेज होती है हार्ट में या उसके धमनियों में, सिरा में, वहाँ ले जा कर के वो माइक्रो ड्रिल को ऑन करके और फिर उसे नली को साफ कर लिया जाता है और पुनः उसी रास्ते से निकाल कर एक टाँका लगा दिया जाता है केवल जांघ में। तो ऑपरेशन हो गया हार्ट का, लेकिन यहाँ पर जो है कटा है केवल जांघ। तो ये आजकल जो है इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता बढ़ गई है बच्चों। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल जो है सजावट के सामानों में भी होती है, जिसमें गुलदस्ते के रूप में जो है फाइबर को एक जगह जो है इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है वृक्ष के समान, और इसके नीचे जो है एलईडी, एक सिरे पर एलईडी बल्ब जला दिया जाता है अंदर में, और वहाँ से चलने वाली प्रकाश जो है वो फाइबर से होता हुआ वो किनारे निकल के चमक के रूप में चारों बगल बिखरने लगता है। इसे देखने में रात्रि में बड़ा अच्छा लगता है। तो गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए ये सजावट के सामानों का इस्तेमाल बच्चों किया जाता है। तो बहुत सारे उपयोग हैं इसके, ठीक ना। अब है कि इसमें पूछता है कि इसकी बनावट और इसकी क्रिया विधि क्या है, उसका सिद्धांत सहित वर्णन करें, ऐसा है। तो इन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। इसमें ये भी देखना है कि जो संचार व्यवस्था में ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल होगा बच्चों, तो उसमें जो हमने कहा कि 2500 एक साथ जो है फ़ोन काम करता है, तो उसके लिए सब के लिए तो अलग अलग लेज़र डायोड का इस्तेमाल होता होगा। ऐसा सोचने वाली बात है, सबके लिए अलग अलग सिग्नल होगी। तो उन सिग्नलों को, लाइट सिग्नलों को कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम कोण तक उसको भेजा जा सकता है, तो हम लोग जो है ऑप्टिकल फाइबर के लिए मैक्सिमम जो है आपतन कोण का मान निकालेंगे यहाँ पर। उसके लिए सूत्र क्या है, न्यूमेरिकल बनाते समय भी ये पूछता है कि मैक्सिमम जो है वो आपतन कोण का मान ऑप्टिकल फाइबर के लिए क्या हो सकता है। तो ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ना। इसी से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सब एराइज होता है। तो आइए हम लोग जो है अब शुरू करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। पहले इसकी देखते हैं कि बनावट किस प्रकार की है। ये शायद दिख रहा होगा बच्चों। देखिए ऑप्टिकल फाइबर तो बाल के समान पतला रेशा है बच्चों, लेकिन उसमें हम प्रकाश को कैसे दिखाएंगे बोर्ड पर, तो इसको जूम करके जो है ये चित्र को बना रहे हैं हम। तो आइए देखते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर का ये जो है अक्ष बना लेते हैं बच्चों। थोड़ा चित्र बना लेते हैं, तब हटते हैं, तब चित्र आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़ेगा। चलिए, ये सबसे अंदरूनी हिस्सा है बच्चों। इस अंदरूनी हिस्से को क्रोड कहा जाता है, हिंदी में, अंग्रेजी में CORE, कोर कहते हैं इसको। इसके ऊपर ये काफ़ी उच्च अपवर्तनांक वाला ये कांच है बच्चों। मान लेते हैं कि इसका अपवर्तनांक जो है μ1 है, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ये लगभग जो है 1.7 होता है इसका अपवर्तनांक, ठीक ना। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1.7 तो होता ही होता है। काफ़ी उच्च अपवर्तनांक वाला होता है, इसको क्रोड कहते हैं। अब ये क्रोड तो कांच का काफ़ी पतला रेशा है। अब इसके ऊपर एक और आवरण होती है बच्चों, ये भी कांच का ही होता है। आइए उसको भी बना लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए इसमें बना लिया है। मान लिया कि इसका अपवर्तनांक क्या है, μ2 है ना। इसका अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। लेकिन ऐसा है बच्चों कि इसका अपवर्तनांक μ2 तो है, लेकिन ये लेस देन μ1 है, मतलब क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है बच्चों। और इसका नाम है क्लैडिंग।
ये क्लाइडिंग इसका नाम है, क्रोड को ये ढके रहता है, क्रोड का ये आवरण हो गया बच्चों। ठीक, अब ये पूरा दोनों तो कांच का ही है, ये ज़्यादा ऊंचा अपवर्तनांक वाला है, ये कम अपवर्तनांक वाला है। ठीक है, ये अधिक अपवर्तनांक वाला है, ये कम अपवर्तनांक वाला है। अब जो है इसको देखे होंगे कि आप ऑप्टिकल फाइबर को ज़्यादातर जो है ज़मीन के अंदर केबल के अंदर गाड़ के ले जाया जाता है। तो सवाल है कांच को ऐसे ही गाड़ देंगे तो ख़राब हो जाएगा या टूट फूट भी सकता है ना, कांच टूट जाएगा। लेकिन हालांकि लचीला होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुड़ने पर ये टूट भी सकता है। तो इसके सुरक्षा के लिए इसके ऊपर जो है प्लास्टिक का आवरण होता है, इस प्रकार से आवरण होता है बच्चों। ये हुआ आवरण, आवरण को जैकेट कहते हैं बच्चों। अब सवाल ये, जैकेट एक प्लास्टिक का बना होता है, पॉलीयूरीथेन। ये पॉलीयूरीथेन नामक हाइड्रोकार्बन प्लास्टिक से ये बना होता है आवरण। ये काफ़ी हार्ड होती है और काफ़ी जो है ये तनाव को सहन कर सकती है। इस प्रकार ये पॉलीयूरीथेन जो है अंदर के कोर और क्लाइडिंग दोनों जो काफ़ी बारीक रेशा है उसकी ये रक्षा करता है बच्चों। ठीक है, अब आइए समझते हैं। अब मान लेते हैं बच्चों कि लेजर डायोड की मदद से प्रकाश किरण को भेजी जा रही है अंदर। ये लेजर डायोड की मदद से प्रकाश की किरण को एक सिरे से प्रवेश कराई जा रही है। तो ये वाला तो आपतन कोण हो गया बच्चों। अब चूंकि विरल, इधर तो हवा है ना, बाहर में क्या है, हवा है। हवा का अपवर्तनांक को μ0 मान लेते हैं, किताबों में तो μ0 ही मान लिया, ए भी मान सकते हैं। अब विरल से जब सघन में जाएगी तो देखिए इस अनुप्रस्थ काट के लिए बच्चों ये तो लंब हो गया ना, ये वाला तो लंब हो गया, लंब के साथ आई कोण बना रहा है। तो सघन में जाएगा तो लंब से ये क्या होगा, ये लंब की ओर मुड़ जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये लंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया है। अब मुड़ने के बाद ये किरण जो है धड़धड़ाता हुआ ये क्लाइडिंग के तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर लंब डाल दीजिए बच्चों, शायद दिख रहा होगा आपको, है ना। थोड़ा जूम कर देते हैं चित्र को तो थोड़ा सा दिख जाए आपको। थोड़ा सा जूम कर दिया, देखिए ये लंब हो गया, ठीक ना। तो ये आई कोण है तो ये कोण क्या हो जाएगा, यार हो जाएगा। ये आपतन कोण हो गया प्रकाश किरण के लिए, ये अपवर्तन कोण हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे ही कोर से क्लेडिंग में जा रहा है, मतलब सघन से किधर जा रहा है, विरल। ये वाला तो थोड़ा सघन हुआ ना, ये वाला क्या हो गया, सघन। और ऊपर वाला अपेक्षाकृत क्या है बच्चों, ये विरल हो गई, है ना। ये वाला सघन हो गया, विरल हो गया। तो सघन से विरल की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए ये वाला कोण यदि क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, ये देख रहे हैं आप, ये IC है ना, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा प्रकाश की किरण का। और एक बार यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए बच्चों, तो ये दोनों देखिए तो समांतर है कि नहीं है। तो बताइए एक बार तब यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए तो ये बार बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा इस प्रकाश किरण का। और ये प्रकाश किरण एक सिरे से ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा और प्रकाश संकेत जो है काफ़ी लंबा रास्ता इसमें तय कर सकता है इसमें। तो बच्चों 100 किलोमीटर तक का जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल रहता है, जो आसानी से प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने चित्र को समझ लिया है। आइए समझ लेते हैं फिर से।
हमने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है उसका नाम क्या है? क्रोड। इसके बाद हमने कहा कि कांच का ही एक लेयर चढ़ा होता है क्रोड के ऊपर, लेकिन क्रोड का अपवर्तनांक काफ़ी ज़्यादा होता है 1.7 और क्लैडिंग का अपवर्तनांक 1.5 के करीब में होता है। तो ये ज़्यादा हुआ है ना, ये कम हुआ। तो अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक की ओर जब प्रकाश की किरण जाती है ना तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ये देखिए। और अंदर ही अंदर क्रोड के अंदर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता हुआ प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो बीच वाला क्रोड है वो लाइट पाइप के रूप में काम करता है, मतलब प्रकाश पाइप के रूप में ये कार्य करता है। लगता है कि इस पाइप से बाहर निकलेगा ही नहीं प्रकाश और ये चला जाएगा बच्चों, है ना। और इसमें 10 पर पावर 12 से 10 पर पावर 16 हर्ट्ज तक की प्रकाश संकेतों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार काफ़ी उच्च आवृत्ति वाली, काफ़ी उच्च ऊर्जा वाला इससे प्रकाश संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है बच्चों। तो यही इसकी बनावट हो गई, ठीक ना। बनावट को देख लिया, अब इसको क्या करना है? लिखना है। तो आइए जो जूम किया था उसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे इसके बारे में लिखते हैं कुछ। तो सबसे पहले इसका परिचय में लिखना है कि प्रकाश तंतु काफी पतला, काफी पतला कितना बच्चों? तो लगभग 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर रेंज का कह सकते हैं इसको। करीब 8 माइक्रोमीटर के आसपास का इसका मोटाई होता है क्रोड वाला जो है। लचीले क्वार्ज, लचीले क्वार्ज कांच या कह सकते हैं कि सिलिका कांच का बना एक रेशा होता है जिसकी सहायता से प्रकाश संकेतों को प्रकाश की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु में प्रति किलोमीटर मात्र 5% प्रकाश ऊर्जा की
क्षति होती है जिसे प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। तो बच्चों इसका परिचय तो लिख दिया है। प्रकाश तंतु काफ़ी पतला 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के लचीले क्वार्ट्ज कांच या सिलिका कांच का बना एक रेशा होता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संकेतों को प्रकाश की चाल से मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु में प्रति किलोमीटर मात्र 5% प्रकाश ऊर्जा की क्षति होती है, जिसे एम्पलीफायर की मदद से पुनः ठीक कर लिया जाता है। बच्चों ठीक है, अब इसकी बनावट के बारे में हम लोग लिखेंगे। बनावट प्रकाश तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला नंबर क्रोड, क्लैडिंग, आवरण या इसको जैकेट कहेंगे बच्चों। तो ये बनावट हो गई। अब इसके बारे में लिखना है थोड़ा थोड़ा कि ये क्रोड किस प्रकार का है। तो आइए देखते हैं क्या लिख पाते हैं हम लोग। काफी उच्च अपवर्तनांक लगभग 1.7 वाले क्वार्ज या सिलिका कांच का यह बना होता है, जो काफी लचीला होता है। ये दूसरा नंबर में लिखेंगे बच्चों क्लैडिंग के बारे में। क्लैडिंग इसमें लिखेंगे उच्च अपवर्तनांक वाले क्रोड के ऊपर आवरण के रूप में निम्न अपवर्तनांक लगभग 1.5 वाले सतह को क्लैडिंग कहा जाता है।
तो शॉर्ट में इतना लिख देना है बच्चों। अब इसके बाद तीसरा नंबर है आवरण। तीसरा नंबर हो गया बच्चों आवरण, जिसको जैकेट कहेंगे। ये जैकेट हुआ, ठीक ना। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देना है। लिखेंगे क्रोड तथा क्लाइडिंग को सुरक्षा देने वाले पॉलीयूरीथेन नामक हाइड्रोकार्बन प्लास्टिक के बाहरी सतह को जैकेट कहा जाता है। तो बच्चों बनावट तो लिख दिया गया है। काफ़ी उच्च अपवर्तनांक अर्थात 1.7 वाले क्वार्ज या सिलिका कांच का यह बना होता है, जो काफ़ी लचीला होता है। क्लाइडिंग उच्च अपवर्तनांक वाला जो क्रोड है, उसके ऊपर जो आवरण के रूप में निम्न अपवर्तनांक वाला कांच है, ठीक ना, अले सतह को क्लाइडिंग कहा जाता है। आवरण जो सबसे बाहर वाला हो गया जैकेट कहेंगे इसको। क्रोड तथा क्लाइडिंग को सुरक्षा देने वाले पॉलीयूरेथेन नामक हाइड्रोकार्बन प्लास्टिक के बाहरी सतह को जैकेट कहा जाता है। अब थोड़ा सा क्रियाविधि लिख देते हैं बच्चों, उसके बाद सिद्धांत हम लोग देखेंगे। तो क्रियाविधि को शॉर्ट में लिख दिया जाए। क्या है वर्किंग? तो वर्किंग में लिखना है कि लेजर डायोड की मदद से प्रकाश संकेतों को प्रकाश तंतु के एक सिरा से प्रवेश कराया जाता है। जिसका क्लाइडिंग के सतह के पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रोड के अंदर ही हो जाता है। यह क्रिया क्रोड तथा क्लाइडिंग
के अपवर्तक सतह पर बार बार होती रहती है तथा प्रकाश होती रहती है, जिससे प्रकाश तंतु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। तो बच्चों शॉर्ट में इतना लिख देना है कि लेजर डायोड की मदद से प्रकाश संकेतों को प्रकाश तंतु के एक सिरे से प्रवेश कराई जाती है, जो यहाँ पर क्लैडिंग के सतह से पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, और क्रोड के अंदर ये बार बार होते हुए प्रकाश किरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुँच जाता है। ठीक ना। और अंतिम सिरे पर जो है वो जो प्रकाश डायोड लगा रहता है वो उस किरण को क्या करता है, रिसीव कर लेता है। तो बच्चों शॉर्ट में यही लिखना है। इसके बाद अब सिद्धांत अर्थात इसमें जो है व्यंजक लिखना है बच्चों। तो पहले आप जो है इसको पूरा लिख लीजिए, तब इसको मिटाकर आगे हम लिखते हैं। तो आइए बच्चों इसके सिद्धांत को पढ़ते हैं हम लोग। पहले चित्र में तो आपको बता ही दिया था कि देखिए यहाँ पर ये क्रोड है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया है, ये क्रोड है बच्चों, है ना। इसी से प्रकाश किरण प्रवेश करेगी, लेकिन सवाल है कितना मैक्सिमम एंगल से प्रवेश करेगी कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा क्रोड के अंदर, और वो किरण जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच पाएगी। तो आपको तो मालूम ही है क्रोड का अपवर्तनांक μ1 माना है, और जो क्लेडिंग है, जो आवरण है क्रोड के ऊपर में, ये है ना क्रोड के ऊपर का आवरण, यही वाला ना क्रोड है, क्रोड के ऊपर क्लेडिंग है। क्लेडिंग का अपवर्तनांक थोड़ा कम है, ये μ2 क्या है, कम है, यहाँ देख रहे हैं μ2। तो आइए मानते हैं इसको कि माना, यहाँ पर पहले हेडिंग लिख देते हैं सिद्धांत, अच्छा रहेगा, सिद्धांत थ्योरी। माना प्रकाश तंतु के बाहर जो हवा है बच्चों, हवा का अपवर्तनांक क्या है, ये μ0, ऐसा मान लेते हैं μ0 है, म्यू एयर भी मान सकते हैं। अच्छा, प्रकाश तंतु में, प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर, जो नाम पसंद हो उसको याद रखिएगा। बहुत जगह तो हिंदियों में ऑप्टिकल फाइबर लिखता है, तो जो नाम पसंद हो वो लिखिएगा। प्रकाश तंतु के अंदर क्रोड का अपवर्तनांक, क्रोड ये वाला का अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं क्या है, μ1। और जो क्लाइडिंग आवरण था, क्लाइडिंग, क्लाइडिंग नहीं, क्लाइडिंग, क्लाइडिंग का अपवर्तनांक बराबर μ2। परंतु हम लोग जान चुके हैं बच्चों कि μ2 इज लेस देन क्या है, μ1 है ना। इसका अपवर्तनांक क्लाइडिंग का कम होता है, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है।
ठीक, तो ये 3 अपवर्तनांक हम लोगों ने मान लिया है। इसके अलावा क्रोड से प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का आपतन कोण बराबर I तथा अपवर्तन कोण बराबर R। देख रहे हैं I है, ये R है, और एक कोण यहाँ है बच्चों, क्रांतिक कोण। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले से ही बता दिए हैं आपको, भूलिएगा नहीं, इसका जरूरत है। आई वाला जो कोण है बच्चों, ये है IC, क्रांतिक कोण से थोड़ा ज़्यादा ही है, तब पूर्णांतिक परावर्तन हुआ है। ठीक, क्रोड के अंदर क्रांतिक कोण, प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना है? IC है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो सब कुछ तो मान ही लिया है बच्चों। अब शुरुआत करते हैं। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम से बच्चों, अब यहाँ देखिए प्रकाश का अपवर्तन हुआ ना ये सिरे पर, तो स्नेल का नियम लगाएंगे। कैसे बतलाया था स्नेल का नियम? जिधर का अपवर्तनांक उधर के एंगल के ज्या से गुना करना है, फिर अंदर का अपवर्तनांक और अंदर के एंगल के ज्या से गुना करना है बच्चों। तो इसका ख्याल रखिएगा। तो इधर का अपवर्तनांक क्या है? μ1, और इधर का एंगल I है, तो ज्या मतलब क्या होता है? साइन। तो ये हो गया साइन I। अब अंदर चलिए, तो अंदर इसके अंदर अपवर्तनांक क्या है? μ1, और अंदर इस प्रकाश किरण के लिए कौन कौन बना है? R। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन R। तो ऐसे ही लगाने बतलाए थे आपको स्नेल का नियम, भूल गए क्या? नहीं, ये बाहर वाला तो μ1 नहीं है, क्या है? μ0 है बच्चों। ये क्या है? μ0। इधर का अपवर्तनांक μ0, ऐ साइन I, अंदर का μ1 साइन R, ऐसा याद रखना है। ठीक, अब आइए यहाँ से देखते हैं कि साइन I बटे साइन R बराबर हो गया है μ1 बाय μ0। ठीक ना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों। अब देखिए हमको क्या निकालना है सिद्धांत में कि I का कितना मैक्सिमम मान होगा जिससे कि प्रकाश की किरण जो है अंदर में जाके पूर्णांतिक परावर्तन करेगा। तो क्रोड के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना उत्पन्न होने के लिए प्रकाश किरण का महत्तम आपतन कोण I बराबर I मैक्स हो, I मैक्स मतलब मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल हो, तो अपवर्तन कोण जो अंदर में है बच्चों R बराबर क्या होगा? वो भी R मैक्सिमम हो जाएगा, ये R, ये भी R मैक्सिमम हो जाएगा। तो इनके मान को समीकरण 1 में डाल देते हैं। अतः समीकरण नंबर 1 से आइए देखते हैं क्या होगा। साइन I के बदले क्या लिखेंगे? I मैक्स, अब बटे नीचे वाला लिखेंगे साइन R, और फिर उसको भी मैक्सिमम लिख देंगे।
और इधर वाला हो जाएगा μ1/μ0 बच्चों, ठीक ना। तो आइए अब इधर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। हमको जो निकालना था वहाँ हम निकालेंगे। ये साइन आई मैक्सिमम बराबर हो गया μ1/μ0। ये साइन आर मैक्स यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगी। या एक काम और करते हैं, तब जो है इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये वाली त्रिभुज को ध्यान से देखें। क्रोड के अंदर समकोण त्रिभुज में क्या है बच्चों, यहाँ से यदि r का मैक्सिमम मान कर दें, r का मान मैक्सिमम, ये तीनों कोण मिलके क्या होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये एक 90 है और ये दोनों कोण है, तो ये दोनों कोण मिलके 90 होगा कि नहीं। r प्लस IC बराबर क्या हो जाएगा 90। तो r प्लस IC, है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यदि r मैक्स निकालें तो ये 90 डिग्री अब माइनस क्या हो जाएगी IC, समझ गए। ये 90 है ना, तो ये दोनों भी मिलके 90 होगा, तब ना तीनों कोण मिलके 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों का जोड़ क्या लिखेंगे 90। तो यहाँ से देखिए, तो आर मैक्स बराबर IC को इधर ले आइए, हो गया कि नहीं। अब इसके मान को क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं, इस समीकरण को भी कुछ मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं समीकरण नंबर 2 से। यहाँ पर साइन आई मैक्सिमम, अब बटे देखिए नीचे वाला, ये हो गया साइन, और आर मैक्स का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस IC, है ना। ये बराबर हो जाएगा बच्चों μ1 बटे क्या हो जाएगा μ0, देख रहे हैं वहाँ से। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वो वाला सूत्र लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ से हो गया साइन आई मैक्स, ठीक है। अब बटे क्या हो जाएगा कॉस IC, हो गया ना ये सूत्र साइन 90 माइनस थीटा वाला सूत्र से। ये क्या हो जाएगा μ1/μ0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं बच्चों कि साइन आई मैक्सिमम का मान हो गया है μ1/μ0, और कॉस IC यहाँ आके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा बच्चों। ये वाला समीकरण नंबर हो गया है 3। तो देखिए साइन का आई मैक्सिमम का मान हम लोगों ने निकाला है, लेकिन इसको अब सवाल होता है कि कॉस IC का मान कितना होगा। तो आइए क्रांतिक कोण वाला सूत्र से निकालते हैं। तो आइए बच्चों आगे अगला स्टेप में लिखते हैं कि क्रांतिक कोण IC के लिए, क्रांतिक कोण IC के लिए बच्चों आप जानते हैं कि साइन IC बराबर, सब पढ़ा दिया है आपको, पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, ठीक ना। तो साइन IC बराबर होता है कम वाला अपवर्तनांक बटे अधिक वाला अपवर्तनांक। तो μ1 और μ2 में कम वाला कौन है, तो कम वाला तो क्लैडिंग का है, तो ये हो जाएगा μ2। अधिक वाला कौन है, तो कोण वाला है, ये हो गया μ1। तो साइन IC का मान यदि ये है बच्चों, तो कॉस IC का मान क्या निकलेगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर IC निकलेगा ना, बराबर √1 तो लिखा ही लिखा, माइनस भी लिखा। अब ये साइन IC है ना, तो ये स्क्वायर है, तो इस पूरे को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ हो जाएगा μ2 बटे μ1 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर हो गया 4।
अब cos IC के मान को यहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, इसलिए समीकरण नंबर 3 से आइए देखते हैं। समीकरण नंबर 3 से साइन I मैक्सिमम बराबर μ1 बाय μ0। cos IC के जगह पर ये पूरा देंगे, cos IC का मान जो निकाले थे √1 माइनस μ2 बाय μ1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये व्यंजक हो गई बच्चों। इसलिए महत्तम आपतन कोण निकाल लेंगे। महत्तम आपतन कोण I मैक्सिमम, अभी साइन उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ठीक ना। अब μ1 बाय μ0 √1 माइनस μ2 बाय μ1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अभीष्ट व्यंजक आ चुका है। ये देखिए, इतना ही लिखना है बच्चों। महत्तम आपतन कोण के लिए अभीष्ट व्यंजक आ गया है, ठीक ना। तो इतना सा आ गया बच्चों। अब इसका उपयोग लिख देना है, ठीक। उपयोग जो अभी बतलाया था वो वाला उपयोग लिख देना है। तो इतना पहले आप उतार लें, उसके बाद हम उपयोग लिख देते हैं, ठीक। तो आइए बच्चों इसका उपयोग को देख लेते हैं शॉर्ट में। उपयोग ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग। पहला, टेलीफोन संचार व्यवस्था में सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में, ये लिखा। दूसरा उपयोग, चिकित्सा जगत में अर्थात एंडोस्कोपी द्वारा शरीर के विकारों का चित्र लेने में तथा हार्ट सर्जरी में। तीसरा नंबर, सजावट के सामानों में इसका उपयोग होता है बच्चों। अब उपयोग और भी सारे हैं। और सूचना को ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी भेजा जा सकता है समुद्र के रास्ते बच्चों, है ना। विशेषता है कि प्रकाश की चाल से कम्युनिकेशन होगी इसकी, और इसमें जो है काफ़ी कम क्षति होती है ऊर्जा की, ये भी चीज़ है। और काफ़ी टिकाऊ भी होता है, काफ़ी लंबे समय तक ये चलता भी है। तो उतना जाना नहीं है जितना शॉर्ट से शॉर्ट में लिख सकते हैं, वो हमने आपको लिख दिया है। इसको आप बार बार पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। ये आपके लिए, बिहार बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको इग्नोर ना कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।